नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को दो टूक जवाब। सुरक्षा परिषद में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल झूठ का पर्याय। सुरक्षा परिषद में बदलाव पर जोर। अमेरिका समेत 15 देशों के राजनयिकों के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन। जम्मू में आज सिविल सोसाइटी के सदस्यों से की मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर के बदलते हालात से रूबरू कराना मकसद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर। नागपुर में अखिल भारतीय ओरिएंटल सम्मेलन के 50वें सत्र में किया संबोधन। जनसाधारण के सीखने के कारण संस्कृत को आसान बनाने की अपील। एक अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी जनगणना 2021। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने जारी की अधिसूचना। शौचालय, टीवी, निजी वाहनों और पेयजल के स्रोतों की जानकारी समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का गुवाहाटी में शुभारंभ आज। 20 स्पर्धाओं में देश भर के 6,500 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। लॉन बॉल और साइकिलिंग पहली बार प्रतियोगिता में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी साजिशों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। अकबरुद्दीन ने ये टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान पर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल झूठ का पर्याय है और यहां एक बार फिर से उसने झूठ फैलाने की कोशिश की है। बहस के दौरान सैयद अकबरुद्दीन ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सैयद अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएन चार्टर को लेकर हो रही खुली चर्चा के दौरान सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग की। The globalization of terror networks, the weaponizations of new technology, the inability to counter those resorting to subversive statecraft are showing up the shortcomings of the Council. One delegation that epitomizes the dark arts has, yet again, displayed its wares by peddling falsehoods earlier today. These we dismiss with disdain. My simple response to that delegation, the delegation of Pakistan, is even though it is late, neighbor, heal thyself of your malaise. There are no takers here for your malware. Lies in invoking and working through the charter provisions that provide for reform and change. We need a council that is representative of current realities, credible and legitimate, rather than one that rests merely on the realm that it existed at the inception. The council needs to be fit for purpose for the 21st century. As Mahatma Gandhi once said, one must care about the world one will not see. Resilient organizations are those that are not resistant to change, or else current emergencies can turn into catastrophes, even while we continue our endless prevarication. Humanity, it is said, progresses when it collectively rises to its responsibility to the future. भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर समेत 15 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राजनयिकों के इस दल ने आज जम्मू में सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की। इससे पहले कल राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर का दौरा किया। सभी राजनयिकों ने श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन से मुलाकात की। मुलाकात में सभी राजनयिकों को घाटी के सुरक्षा हालात की जानकारी दी गई। साथ ही पाकिस्तान की ओर से कश्मीर घाटी में सुरक्षा हालात को खराब करने की कोशिश के बारे में बताया। बाद में राजनयिकों ने घाटी के सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की और कश्मीर के हालात के बारे में चर्चा की।
उन्होंने 8 सदस्यीय राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और अनुच्छेद 370 हटने के बाद के हालात के बारे में बात की। बीते साल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद राजनयिकों का ये पहला दौरा है। ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जैसे दुकानें खुल रही हैं, तो बिल्कुल आप देखें शिकारा में लोग घूम रहे हैं और वो तो बेचारे चाहते थे कब ये गड़बड़ ठीक हो जाए। हम आए कश्मीर, हमारे काफ़ी दोस्त आए हैं, तो हम और अपील भी करते हैं पूरी दुनिया में लोगों से कि आप प्लीज़ आएँ। कश्मीर को कहते हैं पैराडाइस ऑन अर्थ, आप आएँ और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। मैं ये मानता हूँ कि 370 एक काला कानून था, एक ब्लैक लॉ था, ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था कुछ फैमिलीज़ के लिए, जिसे एक राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लेके हटाया गया है। They're sending infiltrators. Let them stop sending them here. There will be no security forces. दो मुल्क आपस में अगर भिड़ रहे हैं तो इसमें कश्मीरी कौम पिसनी नहीं चाहिए। कश्मीरी कौम इस टाइम अमन से रहना चाहती है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि राजनयिकों के इस दौरे का उद्देश्य उन्हें वहां के ताज़ा हालात से रूबरू कराना है। इस उद्देश्य के तहत ये राजनयिक गुरुवार को सुरक्षा अधिकारियों के अलावा मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिले। इन राजनयिकों को वहां की सुरक्षा की स्थिति और आतंकवादियों के खतरों के आकलन के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने स्थिति सामान्य करने में स्थानीय प्रशासन के कामकाज का भी मुआयना किया। स्थिति सामान्य होने के साथ साथ आगे भी ऐसे दौरे आयोजित किए जाएंगे। का मकसद था वो खुद जाके देख सकें कि पिछले 5 महीने में अगस्त के बाद किस ढंग से नॉर्मलसी वहाँ आई है, सिचुएशन नॉर्मल हुआ है। उसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी था कि जो स्थानीय प्रशासन है उनके तरफ से किस ढंग से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो भी उनको दिखाना ज़रूरी था। एंड बेसिकली वी वेंट बाय द असेसमेंट मेड बाय द लोकल अथॉरिटीज़। But I think I did mention to some of you that there was no specific demand that such and such meeting has to be organized. We told them and they realized that this is a beginning. We were making a beginning. After almost 5 months, we were taking this group to Jammu and Kashmir. And I think there was an appreciation that this was being organized. और इस बीच पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फरपुर हुसैन बेग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बेवजह दबाव बनाने की कोशिश से कश्मीरियों को कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार के सामने विनम्रता के साथ अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कश्मीर के नेताओं के भड़काऊ बयानों से घाटी के हालात बिगड़े हैं। इस बीच पीडीपी ने अपने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिन्होंने कल विदेशी राजनयिकों और मंगलवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की थी। अपने हक के लिए बात कर दी है, तहजीब के साथ, गर्मी के साथ। आप मोदी जी को या होम मिनिस्टर साहब को या एलएसए को रोक दाब करके या उनको डरा धमका के कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। तहजीब के साथ, गर्मी के साथ, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारी जो शिकायतें होंगी या हमारे दुख दर्द होंगे, ये उनके सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट समेत अन्य पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से 1 हफ्ते के भीतर पाबंदियों को लेकर जारी सभी आदेश की समीक्षा करने को कहा है। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार माना है। पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों और शिक्षा के केंद्रों जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने वाली संस्थाओं में इंटरनेट बहाल करने को भी कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम से आज मुलाकात की। इस टीम में विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार भी शामिल थे। ये आपात बैठक परिसर में जारी स्थिति पर चर्चा करने और छात्रों और प्रशासन के बीच मौजूदा गतिरोध को सुलझाने के लिए बुलाई गई थी।
प्राचीन काल से भारत सांस्कृतिक रूप से एक रहा है। नागपुर में अखिल भारतीय ओरिएंटल यानी कि प्राच्य सम्मेलन के 50वें सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लंबे इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से भले ही भारत बटा रहा हो, लेकिन उसकी सांस्कृतिक, साहित्यिक, बौद्धिक और भावनात्मक एकता हमेशा अक्षुण्ण रही है। उन्होंने कहा कि प्राच्य अध्ययन यानी कि ओरिएंटल स्टडीज राष्ट्रवाद के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं। उपराष्ट्रपति ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया। उन्होंने कहा कि भाषा में एक सभ्यता और उसकी संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। हमारी भाषाएं, हमारा साहित्य हमारे विचारों, भावों को अभिव्यक्ति देता है। वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, वैज्ञानिक मेधा और विश्व दर्शन को पीढ़ी दर पीढ़ी वहन करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा हमारे अतीत और भविष्य के बीच की निरंतरता का सूत्र है। हमारी प्राचीन शास्त्रीय भाषाएं हमारे सभ्यतागत इतिहास और हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियों की साक्षी भी है और वाहन भी। उन्होंने विद्वानों से जनसाधारण के सीखने के लिए संस्कृत को आसान बनाने की भी अपील की है। उपराष्ट्रपति ने प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र और दर्शन पर शोध की आवश्यकता भी बताई। अखिल भारतीय प्राच्य विद्यार्थी परिषद जैसा संस्थाओं से अपेक्षा है कि आपके शोध संदर्भ संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं के साहित्य तक ही सीमित न रहे, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों की मौखिक लोक परंपरा में निहित इतिहास का भी संरक्षण करे। मुझे आशा है कि ये मौखिक लोक परंपरा हमारे इतिहास बोध को और समृद्ध करेगी। बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि हमारे देश में ही लगभग 200 भाषाएं लुप्त प्राय है। एक भाषा के साथ एक संस्कृति, उनका समृद्धि, इतिहास, सामाजिक संस्कारों को भी लोप होता है। भाषा हमारा स्वयं से परिचय कराती है। मेरा सदैव आग्रह रहता है कि हम अपने निजी जीवन में, परिवार और समुदाय में, प्रशासनिक कार्यों में स्थानीय भारतीय भाषाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा में शुरू में होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह है। ये कार्यक्रम नागपुर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संबोधित किया। हमारी प्राच्य विद्याएं बहुत ही दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। विश्व भी इसके प्रति बहुत अध्ययन कर रहा है और ऐसे स्थिति में ये कॉन्फ्रेंस नागपुर में हो रही है। मेरा विश्वास है कि ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, ये जो नया क्षेत्र है, जो नया आयाम है विश्व के लिए, उसमें हमारी प्राच्य विद्या भी इसको साथ मिलकर एक नए विश्व के निर्माण में निश्चित रूप से एक नई विजन देगी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो चिंतन मनन होगा उससे निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही जनगणना 2021 के दौरान अधिकारी घर के मुखिया के मोबाइल नंबर, शौचालय, टीवी, इंटरनेट, निजी वाहनों, पेयजल के स्रोतों समेत विभिन्न जानकारियां मांगेंगे। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त ने एक अधिसूचना में कहा कि जनगणना अधिकारियों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक निर्धारित हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के दौरान हर घर से जानकारी एकत्र करने के लिए 31 प्रश्न पूछने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया गया है कि मोबाइल नंबर केवल जनगणना से संबंधित संचार के लिए मांगा जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। हर घर से मांगी जाने वाली अन्य जानकारी इस प्रकार है: क्या परिवार के पास टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप या वैन, रेडियो या ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, लैपटॉप या कंप्यूटर है या इंटरनेट तक पहुंच है। इस जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2021 होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये तिथि 1 अक्टूबर 2020 होगी। 2021 की ये जनगणना पारंपरिक पेन और पेपर के बजाय मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए होगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी सितंबर 2020 तक तैयार करने का फैसला किया है और इसकी कवायद जनगणना की गृह सूचीकरण चरण के साथ चलती रहेगी। इसकी अधिसूचना भी जल्द जारी होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बेहद मजबूत है और इसीलिए आर्थिक उतार चढ़ाव सहन करने की क्षमता है। उन्होंने नीति आयोग में 40 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के साथ बैठक की और देश को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में साझा सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सेक्टर से मिले सुझावों पर अमल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली में नीति आयोग के दफ्तर में अर्थशास्त्रियों और उद्योग के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिले। इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के सचिवों के साथ नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य पर था। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक संरचना बेहद मजबूत है, जो आर्थिक उतार चढ़ाव झेलने में सक्षम है। इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों के सुझाव भी सुने। Basically said was that, listen, I'm fine with you criticizing the government. Please tell me what's happening, because sometimes I don't know. And while, meeting you folks, I get to know and I get to understand things which I would not otherwise get to know. And then he said certain other things about how he was looking at transforming the Indian economy, and, why he keeps talking about a $5 trillion economy, and why he thinks it's possible. And I found it overall a very interesting interaction, and I think even I personally had a little more faith in the achievement of this target of 5 trillion. इस बैठक में होटल, पर्यटन, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप से लेकर युवा उद्यमी भी शामिल हुए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नीति आयोग में बैठक कर चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आगामी बजट में भी विभिन्न सेक्टरों की ओर से मिले सुझावों को सरकार शामिल कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति निर्माताओं और इंडस्ट्री सेक्टर के बीच ऐसी बैठकों से समझ विकसित होती है। और बहुत सारे लोगों की जिस तरह से उन्होंने बातें, जिनका क्रिटिसिज्म उन्होंने सुना और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि कैसे भारत आगे चल रहा है, कितनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि मीटिंग बहुत सक्सेसफुल थी और हम लोगों को स्पेशली प्रोफेशनल्स लाइक अस फील वेरी हैप्पी to be invited and be able to give some message to the policy makers in the country. प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन, शहरी विकास, आधारभूत संरचना निर्माण और कृषि आधारित उद्योगों में देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और नौकरियों को पैदा करने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। प्रधानमंत्री ने खपत और मांग बढ़ाने के उपायों पर भी सुझाव मांगे। 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री ने शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकात की थी, जिसमें आर्थिक विकास दर और रोजगार के मौके बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग में जो बैठक हुई, उसमें सबसे ज्यादा जो चिंता जताई गई वो ये कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाए, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने विभिन्न सेक्टरों से आए हुए विशेषज्ञों से खास तौर पर बातचीत की। इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने से लेकर जो नए उद्यमी थे वो शामिल हुए और उन्होंने अपने सुझाव भी पेश किए, जिनको कि आने वाले बजट में भी शामिल किया जा सकता है। नीति आयोग से राज ठाकुर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाल पोर्नोग्राफी पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए जाने के लिए सहमति बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में बच्चों के यौन उत्पीड़न को खत्म करने के लिए कानून में कई परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि ऐसे अपराधियों को कड़ा दंड मिल सके। राष्ट्रमंडल देशों की संसद से अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन के दौरान ओटावा में संसदीय और अन्य संदर्भों में व्यक्तियों की सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया समाज के लिए साइबर बुलिंग, हैकिंग, एडिक्शन, धोखाधड़ी, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर कुछ गंभीर चुनौतियां भी पेश करता है। उन्होंने कहा कि इन नई सूचना प्रौद्योगिकी में असामाजिक तत्वों द्वारा हैकिंग का खतरा बड़ी चुनौती है। अपनी पहचान छिपा सकने में सफल हो जाना और प्रादेशिक सीमाओं का न होना साइबर सुरक्षा के मामले में चिंता के विषय बन गए हैं। ओम बिरला ने कहा कि संबंधित देशों के कानूनों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया एजेंसियों को अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत में हमारी अपनी सुसंगत साइबर सुरक्षा नीति है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के अनुरूप है। ओम बिरला की अध्यक्षता में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कनाडा के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। इसके अलावा ओटावा में प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार चाहेगी कि एनआरआई भारतीय में बड़े पैमाने पर निवेश करें और जल्द ही इसकी सुविधा के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर कल दिल्ली से दुनिया भर में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के उन देशों की विकास यात्रा में योगदान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि प्रवासी भारतीयों का भारत के साथ जीवंत और रचनात्मक रिश्ता हो। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कोशिश है कि भारतीय लोगों की विदेश यात्रा आसान और सुरक्षित हो। इसके साथ ही विदेश में संकट में फंसे भारतीयों को तत्काल मदद मिले। Keeping the bonds between India and the new generation of the diaspora is a major focus of our activities. Today's event is but a small example of a larger endeavor that will continue to grow in the coming days. The living bridge must be renewed and refreshed. So, as India rises in the world, its unique relationship with the diaspora would be one of its characteristics. The world may increasingly be a common marketplace, but we also see it as a shared workplace and as a common living space. We have historically impacted the world in its thoughts and activities, and that aspiration continues to guide our approach. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। आर्कटिक क्षेत्र में समुद्री बर्फ की कमी की वजह से यहां बर्फ के नीचे की मिट्टी पिघलने लगी है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। इससे आर्कटिक क्षेत्र का 70% बुनियादी ढांचा खतरे में है। परमाफ्रॉस्ट में मौजूद भारी मात्रा में जमी कार्बन के रिलीज होने की वजह से जलवायु परिवर्तन के साथ तापमान बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में स्थायी रूप से जमे हुए क्षेत्रों के वातावरण में कार्बन की मात्रा दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र के पिघलने की वजह से होने वाले नुकसान से 2050 तक 36 लाख लोग प्रभावित होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में वृद्धि को अगर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए तो विनाश को कम किया जा सकता है। गुवाहाटी में खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे संस्करण की शुरुआत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उद्घाटन समारोह आज गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। इन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक का उपयोग होगा। रंगारंग कार्यक्रम में असम का गौरव, हिमा दास समेत कई और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल होंगे। इस बार 20 खेलों में 6,500 से भी अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों में साइकिलिंग और लॉन बॉल्स को भी पहली बार शामिल किया है। भारत में पहली बार किसी खेल प्रतियोगिता में इतने अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मौजूदा चैंपियन महाराष्ट्र और उप विजेता हरियाणा के बीच आज से शुरू होने वाले खेलो इंडिया युवा खेलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज पुणे में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला मैच गुवाहाटी में बारिश की वजह से रद्द हुआ था। वहीं इंदौर में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया था। पुणे में दोनों टीमें आज शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। दूर दूर से प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और पुस्तक प्रेमी दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंच रहे हैं। राज्यसभा टीवी की खास पेशकश कहानी एक किताब में हर रोज हम आपको जानकारी देते हैं विश्व पुस्तक मेले में प्रदर्शित किताबों में से किसी एक किताब की, ताकि आप भी पुस्तक मेले का हिस्सा बन सके। आज बात भारतीय किसान और कृषि संकट पुस्तक की। पुस्तक मेला वैसे तो
कविता, कहानी, उपन्यास और अनेक विधाओं से जुड़ी हुई किताबों को ढूंढने और उन्हें ख़रीदने और पढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका देता है। और ऐसे में ऐसी किताबें जो ख़ास तौर पर वैचारिक लेखों की हों, इसकी भी तलाश पाठकों को रहती है। और अगर आप ऐसी किताब की तलाश कर रहे हैं तो भारत में कृषि संकट पर, भारतीय किसान और कृषि संकट पर, ये एक छोटी किताबों की एक सीरीज़ का एक हिस्सा है जो हमारे हाथ में इस वक्त है, भारतीय किसान और कृषि संकट। ये किताब है जिसमें करीब 8 प्रमुख लेखकों के लेख इसमें संग्रहित किए गए हैं। और हम समझते हैं कि इस किताब में भारतीय किसानों के बारे में जो बदलती हुई अर्थव्यवस्था और बदलता हुआ जो जीवन है और कृषि के सामने क्या संकट है, ये बातें इस किताब को पढ़कर बड़ी अच्छी तरह से समझी जा सकती हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो खेती किसानी से जुड़े हुए प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आज देश में कृषि के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या संकट हैं, उसको समझ पाएंगे। हमारे साथ इस किताब की प्रकाशक संज्ञा उपाध्याय हैं। उनसे जानेंगे कि ये किताब जो है ये मेरा ख्याल है कि ये एक सीरीज़ का हिस्सा है। और इस किताब को पढ़कर पहले हमको बताइए कि ये सीरीज़ क्या है। इरफान जी, ये आज के सवाल जो श्रृंखला है इसमें अभी तक 35 किताबें थीं और अब ये 36वीं किताब इसमें जुड़ी है। इस सीरीज़ को प्रकाशित करने की हमारी योजना ये रही कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे समय समय पर हमारे समाज में जो उभर रहे हैं उनको लेकर हम बिल्कुल जो आज सोचा जा रहा है उस पर बातचीत करें। और ये किताबें ऐसी नहीं हैं कि कहीं से सामग्री संकलित करके बना ली गई हैं, बल्कि हमने इन विषयों को चुना और इन विषयों पर अपनी प्रश्नावली तैयार की और इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे उनके पास हम अपने सवाल लेकर गए। तो हर किताब में आपको एक इंटरव्यू मिलेगा और उसी विषय पर कुछ लेख मिलेंगे। जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे जुड़े हुए लेख मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न कलाओं में वो विषय किस तरह से आ रहा है। जैसे सिनेमा एक बहुत प्रभावशाली कला है, तो सिनेमा को लेकर एक लेख हर आपको एक पुस्तिका में मिलेगा। और साथ ही एक अंग्रेज़ी किताब जो इस विषय पर लिखी गई है उसका एक विस्तृत परिचय आपको मिलेगा। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर ये पुस्तिका जिसका नाम है भारतीय किसान और कृषि संकट, जो हमें यहाँ देखने को मिली, जिसमें हमें लगता है कि बहुत ही विचारोत्तेजक लेख होंगे और जानकारियाँ होंगी, ये आपको यहाँ हॉल नंबर 12A में 75 नंबर स्टॉल पर मिल जाएगी। मशहूर पार्श्व गायक केजे येसुदास का आज जन्मदिन है। हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी आवाज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजे येसुदास को उनके 80वें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बहुमुखी प्रतिभा के धनी केजे येसुदास को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके मधुर संगीत और गायन ने उन्हें सभी आयु वर्गों में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति में बहुमूल्य योगदान दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार। बजट में निवेश